गाइस, वेलकम टू लर्नर्स। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी द्वारा इशू किए गए न्यू गाइडलाइंस के बारे में। यानी कि पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी, कैसे आपको डिग्री अवार्ड होनी है, क्या आपके प्रोसीजर रहेगा, सभी को लेकर यूजीसी ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसका ड्राफ्ट अभी पेश किया गया है। उस पर आप कमेंट या फिर अपने सजेशंस पेश कर सकते हैं, उसकी भी बात करने वाले हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरा पूरा प्रोसीजर, किस तरह से आपके चेंजेस किए गए हैं, कैजुअल एडमिशन्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिग्री आपको किस तरह से अवार्ड की जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजीसी ने ये ड्राफ्ट इशू किया है, मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ड्राफ्ट किन यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होने वाला है, यानी कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोविंशियल एक्ट द्वारा जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई हैं, स्टेट एक्ट द्वारा इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई ऑटोनॉमस कॉलेज हो, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज हो, जो भी ऑफर करता है पीएचडी प्रोग्राम्स को, सभी पे ये ड्राफ्ट लागू होने वाला है। ये ड्राफ्ट तभी से लागू हो जाएगा उस दिन ये गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा। अभी केवल ड्राफ्ट ही इशू किया गया है। इस पे आपके जो 31 मार्च तक आप कमेंट या सजेशंस भेज सकते हैं यूजीसी को, जिसके बाद यूजीसी उन्हें कंसीडर करेगा। अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो उन चेंजेस को करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद ये गजट में पब्लिश होगा, उसके बाद ही आपका ये ड्राफ्ट लागू होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है पीएचडी एडमिशन्स को लेके। तो यहाँ पे 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अगर आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है और 1 साल का अगर आपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रखा है, 1 साल या 2 सेमेस्टर इक्वलेंट ही है। अगर आपने उसका मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, पर एक शर्त पर, अगर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। ग्रेड सिस्टम है तो आपका ग्रेड भी होना चाहिए यूजीसी 10 पॉइंट स्केल में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने 2 ईयर का मास्टर डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे, पर सेम कंडीशन है, यानी कि 55% या फिर ग्रेड भी होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स ने अगर 4 साल का बैचलर डिग्री कर रखा है विद रिसर्च, तो आप भी एलिजिबल होंगे, पर आपका जो सीजीपीए है वो मिनिमम 7.5 होना चाहिए। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने एमफिल कर रखा है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, वो भी एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपके यहाँ ग्रेड सिस्टम है तो आपका ग्रेड भी होना चाहिए। कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, डिफरेंशियली एबल्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि आपके जो मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स पे होंगे तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप एक बात जरूर नोट कर लीजिएगा कि आपके जो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं, कई यूनिवर्सिटियों में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स रह जाते हैं तो वो अलाउ नहीं होंगे इसमें काउंटिंग के लिए। एक क्वालिफाइंग मार्क्स ही केवल अलाउ किए जाएंगे ग्रेस मार्क्स को छोड़कर। और आपको जो 0.5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है अगर आपका सीजीपीए है तो, एससी, एसटी, ओबीसी, डिफरेंशियली एबल्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। और हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम के बारे में, यानी कि आपके पीएचडी डिग्री में कितना टाइम लगने वाला है। तो मिनिमम होने वाला है 2 साल और मैक्सिमम होने वाला है 6 साल। और इसमें हम कोर्स वर्क का टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सक्लूड करके मिनिमम 2 साल से लेके 6 साल आपको लगने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम में। और इसमें एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर इंस्टीट्यूशन को लगता है स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए, पर 2 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। और जो वुमेन कैंडिडेट या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उसको भी 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाएं भी 240 दिन तक प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो आपके जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो या तो नेट के थ्रू आपके एडमिशन लेने वाली हैं, या नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा, या फिर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी आपका एंट्रेंस टेस्ट करवा सकती हैं। यानी कि ये 3 ही मेथड हैं, या तो नेट के थ्रू होगा, या नेशनल एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही, या फिर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्जाम ले सकती हैं। जो आपके एडमिशन सीट्स होने वाली हैं वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ अवेलेबल रिसर्च सुपरवाइजर्स का, यानी कि उस यूनिवर्सिटीज़ में कितने रिसर्च सुपरवाइज़र अवेलेबल हैं। वहाँ पे स्कॉलर और टीचर रेशियो को भी कंसीडर करना पड़ेगा उनको, कि एक ही टीचर पे ज़्यादा स्कॉलर्स नहीं होने चाहिए, ताकि आपकी क्वालिटी रिसर्च की मेंटेन हो सके।
और जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं वो आपका जो एडमिशन है वो 2 स्टेज में लेने वाली हैं। या तो वो नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लेंगी या इक्विवेलेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी। और जो आपकी 60% सीट्स हैं जो टोटल वो फिल की जाएंगी नेट जेआरएफ के थ्रू, और जो 40% रिमेनिंग सीट्स हैं वो आपके जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके थ्रू कंडक्ट कराई जाएंगी, और उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। यानी कि नेट जेआरएफ जिन्होंने भी कर रखा है उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि 60% सीट उनके लिए रिजर्व की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस क्या होगा। उसमें आपके जो सिलेबस में टेस्ट, रिसर्च, एनालिटिकल, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी चीज़ें ज़रूर पूछना ज़रूरी है। और बाकी का सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में भी पीएचडी करना चाहते हैं। और जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं वो एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% होने वाले हैं, जिसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और डिफरेंशियली एबल्ड पीपल्स को। एक बात यहाँ पे नोट करिएगा कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को कोई भी एंट्रेंस टेस्ट में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जबकि मास्टर डिग्री में के मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। और जब आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू या वाइवा कराया जाएगा, जो कि आपका कराया जाएगा एक डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी बनाई जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपका वाइवा लेने वाली है। और जो इसका पैटर्न का रेशियो होने वाला है वो 70% मार्क्स आपको रिटन टेस्ट के देने वाले हैं, 30% इंटरव्यू, और दोनों की मेरिट सेपरेटली पब्लिश की जाएगी। जो आपका इंटरव्यू या वाइवा होने वाला है उसमें आपके क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक तो आपकी रिसर्च करने की कंपिटेंस होनी चाहिए कैंडिडेट में, और इसके अलावा जो रिसर्च वर्क है वो आपके इंस्टीट्यूशन में वो रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और जो रिसर्च टॉपिक है वो आपका रिलीवेंट होना चाहिए। यानी कि ये 3 पॉइंट्स आपके ध्यान रखे जाएंगे रिव्यू के टाइम। और जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसको एक वेबसाइट भी मेंटेन करनी होगी, जिसमें आपका जितने भी रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके बारे में ईयर बेसिस पे आपका डेटा होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपकी वहाँ पे पब्लिश की जाएंगी। अब यहाँ पे आप जान सकते हैं जो आपके रिसर्च सुपरवाइजर्स होने वाले हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो जो आपके रिसर्च सुपरवाइजर होंगे या तो वो 5 रिसर्च पब्लिकेशंस में उन्होंने अपने जर्नल्स पब्लिश किए हों, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें पीएचडी डिग्री के साथ। और हम बात कर लेते हैं आपके कोर्स वर्क के बारे में, कोर्स वर्क की क्या क्या क्रेडिट रिक्वायरमेंट होंगी, आपका ड्यूरेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होने वाला है, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका क्रेडिट रिक्वायरमेंट मिनिमम रखी गई है वो कम से कम 12 क्रेडिट होनी चाहिए, और मैक्सिमम 16 क्रेडिट रखी गई हैं। और जो आपका जो कोर्स वर्क है वो प्री रिक्विजिट रखा गया है, यानी कि आपको करना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। के 4 क्रेडिट रखे गए हैं, वो एक या एक से ज़्यादा कोर्स आपके रिसर्च मेथडोलॉजी उसी के ऊपर रखे गए हैं। और जो आपके यहाँ पे अदर टॉपिक भी दे सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिसर्च एथिक्स, इन सभी पे आपके जो क्रेडिट्स होने वाले हैं। आपके जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद रिसर्च के साथ आएंगे उनको 6 से 8 क्रेडिट कोर्सेज लेने होंगे, जो कि उनके रिलेवेंट स्किल से रिलेटेड होने चाहिए। और जो आपके जो इनिशियल 1 या 2 सेमेस्टर होने वाले हैं वो उसमें आपको जो कोर्स वर्क प्रेस्क्राइब किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा वही आपको करना कंपलसरी है। यानी कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी एमफिल डिग्री कर रखी है उन्हें एग्जेम्प्ट किया जा सकता है डिपार्टमेंट द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क से, क्योंकि उन्होंने पहले ही एमफिल डिग्री में काफ़ी कोर्स वर्क कर रखा होता है। और जो पीएचडी स्कॉलर है उसको मिनिमम 55% मार्क या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड लाना जरूरी है, तभी आपको पीएचडी प्रोग्राम आपकी थीसिस सबमिट की जाएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और इसके फंक्शंस के बारे में बता रखा है। तो आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो कि आपको गाइड करेगी, और इसी को आपको जो कि आपको गाइड और सुपरवाइज दोनों करने वाली है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि आपको जो रिसर्च प्रपोजल और जो आपके जो टॉपिक है रिसर्च का उसको फाइनलाइज करने में आपकी मदद करे, और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको प्रॉपरली गाइड करे किस तरह से उन्हें रिसर्च करनी है। और जो आपका जो रिसर्च वर्क है उसको पीरियडिकली रिव्यू करेगी। स्कॉलर्स जो भी होंगे रिसर्च करने वाले हैं उनको 6 महीने में एक बार रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के पास प्रेजेंटेशंस देनी होगी अपनी, और जो आपको एवेलुएट करेगी और फर्दर आपको गाइडेंस देगी। और जो आपकी 6 मंथली रिपोर्ट होने वाली है वो आपको सबमिट करनी होगी रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के पास। रिसर्च अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी द्वारा, तो उसके लिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी को रीजंस भी देने होंगे और करेक्टिव मेजर्स आपको सजेस्ट करने होंगे। अगर जो स्कॉलर्स है वो इन करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है तो आपका जो कैंसिल भी किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द पीएचडी। कर लेते हैं एवेल्यूशन क्राइटेरिया या असेसमेंट मेथड के बारे में।
आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको जो रीजनेबल टाइम में आपको अपनी थीसिस सबमिट करनी होगी। थीसिस सबमिट करने से पहले आपको डिपार्टमेंट में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी आपके अपने रिसर्च वर्क के बारे में। और आपकी थीसिस सबमिट होने से पहले आपकी जो रिपोर्ट है वो एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर द्वारा टेस्ट की जाएगी कि आपने कहीं से कॉपी या फिर चीटिंग तो नहीं की। तो हर यूनिवर्सिटी को एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होना उनके पास ज़रूरी है। उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही आपकी जो थीसिस सबमिट की जाएगी। तो आपकी जो थीसिस है वो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवैल्यूएट कराई जाएगी, जिसमें से कम एक जो सुपरवाइज़र हैं वो आउट ऑफ द स्टेट होने चाहिए जिसमें यूनिवर्सिटी लोकेटेड है आपकी। और जो प्रेफरेबली आपका जो एक एग्जामिनर है वो कम से कम वो इंडिया से बाहर के होने चाहिए और प्रोफेसर रैंक के इक्विवेलेंट होने चाहिए। वाइवा है वो थीसिस की इवैल्यूएशन रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा, जिसमें से अगर आपके जो एक एग्जामिनर है वो आपकी रिसर्च वर्क से अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है वो अल्टरनेट एग्जामिनर को दी जाएगी ताकि आपको प्रॉपरली मौका मिल सके। अगर उनको भी आपका जो वर्क है वो अनसेटिस्फैक्टरी लगता है तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है फ्रॉम द अवार्ड ऑफ डिग्री। का पीएचडी थीसिस का जो आपका पीएचडी थीसिस का इवैल्यूएशन का टाइम होने वाला है वो 3 मंथ के अंदर आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपका रिजल्ट होने वाला है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ थीसिस। अगर आप पीएचडी टेक्निकल सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपको विजिट भी करनी पड़ सकती है। तो आपको जो विजिट का टाइम है वो मिनिमम लेंथ ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक का होना चाहिए। और जो आपके जो लेंथी स्टे 1 से 6 महीने तक की स्टे भी हो सकती है। हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम डिस्टेंस मोड से पीएचडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साफ मना किया गया है कि डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से पीएचडी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे एमफिल डिग्री को भी 2022-23 एकेडमिक ईयर के बाद डी स्पेसिफाई किया जा रहा है, यानी कि आप एमफिल डिग्री को ख़त्म किया जा रहा है आगे से। पर जिन्होंने एमफिल डिग्री अभी तक कर रखी हैं फ्रॉम टिल द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपकी वैलिड रहने वाली है एमफिल डिग्री। तो जिन्होंने कर रखी है तो उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा पीएचडी डिग्री के लिए। और लास्ट में इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स के बारे में बता रखा है कि आपको एथिक्स का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा रिसर्च वर्क करते टाइम। तो यहाँ पे कोड ऑफ गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस एंड द डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस पॉलिसी ऑन हरासमेंट प्रिवेंशंस, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑथरशिप को भी लेकर भी इन्होंने गाइडलाइंस दी है कि जो भी ऑथर हैं उनको भी प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें रिसर्च वर्क पब्लिश करना चाहिए। लगभग सारी बातें कर ली हैं इस ड्राफ्ट में, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी। इसको लेकर अगर आपको कोई और भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।